नमस्कार, डीडी बिहार में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समाज की प्रगति में जिस तरह से कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं किन्हीं चीज़ों की, कुछ ऐसी बाधाएं भी हैं जो समाज को आगे बढ़ने से रोकती हैं। उन्हीं में से एक है नक्सल समस्या। हम सब जानते हैं कि नक्सल समस्या के कारण समाज और देश को कितना अधिक नुकसान हुआ है, लेकिन सरकारी और प्रशासनिक चुनौतियों को किस तरह से काबू किया गया है और उन लोगों को जो मुख्य धारा से अलग हो गए थे उन्हें वापस मुख्य धारा में लाने की कोशिश अब बहुत कुछ सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है और इसका असर हमें चारों ओर दिख रहा है। शायद इसीलिए कहते हैं कि मुख्य धारा में आए, सुंदर भारत बनाएं। यानी भारत के निर्माण में हम सब की भूमिका है, चाहे वो समाज के किसी वर्ग के, किसी तबके के हों, किसी उम्र के हों। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार कमल कांत सहाय जी हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो नक्सल समस्या है कब और कैसे, कहाँ से शुरू हुई और कैसे हमें प्रभावित करने लगी। नक्सल समस्या की अगर बात किया जाए तो ये मैं बताना चाहूँगा कि नक्सलबाड़ी एक जगह है, उसके नाम से कैसे नक्सल नाम पड़ा। तो नक्सलबाड़ी एक गांव है, वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ 1967 की बात है। तो टेनेंसी एक्ट जो है उसमें जो है सो जो ज़मीन पर काम करने वाले जो होते हैं उनको कुछ अधिकार दिया गया है और उसके तहत जो है सो कुछ ज़मीन उन लोगों को दिया गया था नक्सलबाड़ी में, उस इलाके में। और वहाँ पर एक कोर्ट का जजमेंट था और उसके चलते जो है सो ज़मीन मिला था। तो जो भूमिहीन होते हैं, जिनको ज़मीन मिला, जो वहाँ खेती बाड़ी करते हैं लोग किसी दूसरे के ज़मीन पर, तो जो प्रभाव वाले होते हैं, जो ज़मींदार जो कह सकते हैं उस ज़माने में, आज तो ज़मींदार लोग नहीं हैं, तो उनका बड़ा तकलीफ हुआ और उससे जो है सो जो उनको एक एक्ट के तहत जो मिला था, तो उनको जो है सो ज़मीन मिला, तो जो प्रभाव वाले लोग हैं उनसे ज़मीन को उन्होंने छीन लिया। तो उन लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, जो हैव नॉट्स जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जी। तो हैव नॉट्स में ये आक्रोश पैदा हुआ, तो वो लोग संगठित हो गए और उसका जो वो लोग जो प्रभावित थे वो लेफ्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। सीपीएम का जो ऑफशूट है उसके कह सकते हैं, सीपीएम का कई ब्रेकअप हुआ, उसमें ये था, चारू मजूमदार करके उस समय हुआ करते थे लेफ्ट लीडर। तो उन्होंने उसको प्रेरित किया और एक आइडियोलॉजी का एक रूप दिया। तो कहा कि अगर हम लोग संगठित नहीं होंगे और हम लोग उनसे लड़ेंगे नहीं तो हम लोग अपना हक नहीं ले पाएंगे। तो वहाँ से शुरुआत हुई और वो लेफ्ट आइडियोलॉजी से जो शुरुआत हुई, तो वो लोग एक संगठित होकर के जो ज़मीन उनसे छीन लिया गया था फिर कब्जा वो लोग कर लिए। और वहीं से जो है सो एक स्ट्रगल शुरू हुआ कि भाई जो गरीब है, जो भूमिहीन है और एक जो ज़मींदार है, तो जो गरीब आदमी है तो उसको हक को ना मारा जाए। तो वो एक तरह से वो उन लोग लड़ाई शुरू किए और उसका एक भटकाव ये हुआ कि वो लड़ाई जो है सो वायलेंस का एक रूप लिया, वायलेंट रूप लिया और वो आगे बढ़ता चला गया। और उसके चलते एक नक्सलबाड़ी इलाके से शुरू होकर के, वेस्ट बंगाल से शुरू होकर 1967 में वो कई राज्यों में फैला, 1968 में लगभग बिहार में भी पहुंच गया और जगह पहुंच गया। तो इस तरह से एक जो भूमिहीन गरीब, जिसको आप कह सकते हैं हैव नॉट्स और हैव्स, तो जो एलिट वर्ग है, जो फ्यूडल फोर्सेज उस जमाने में कहा जाता था, उसके बीच संघर्ष हुआ और वो संघर्ष जारी है, बजाबते जारी है, काफ़ी दिन तक रहा वो। और वो एक भारत सरकार के लिए और संबंधित राज्य सरकार के लिए ये काफ़ी एक बड़ी चुनौती थी। और उसके चलते क्या कि सरकार के जितने भी योजनाएं, जो सरकार को विकास के लिए जो सरकार योजनाएं लाती हैं, खास करके जो रूरल एरिया है, ग्रामीण इलाका है, जो पिछड़े है, तो आप देखिएंगे कि ज़्यादातर जो नक्सली है वो पिछड़े इलाकों में है, नक्सली वो ग्रामीण इलाकों में है। तो सरकार की जितनी योजनाएं रहती थी वहाँ, तो वो विकास की योजनाएं लागू होने में बाधा उत्पन्न करते थे। और एक तरह से जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है उसमें तरह तरह के लोग आते गए बाद में और भटकाव होता गया। लेकिन एक बड़ी बात ये रही कि सरकार के सामने चुनौतियाँ बनी रही, समाज के सामने चुनौतियाँ बनी रही, विकास में और तरक्की में ये बाधा उत्पन्न करते रहे। जी कमल जी, ये तो आपने बात कही कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी और निश्चित तौर पर इसका असर विकास की जो मुख्य धारा है उस पर हो रही थी। नक्सली जिस बात से आगे बढ़े थे अपने अधिकार की बात को लेकर, उससे वो भटक भी गए जैसा कि आप बता रहे हैं, और उसका असर दिखने लगा समाज में, विकास योजनाओं को भी उन्होंने प्रभावित किया। लेकिन हाल के वर्षों में
हम कह सकते हैं लगभग एक दशक में इसमें काफ़ी गिरावट आई है। नक्सल समस्या को माना जा रहा है कि हमने काबू कर लिया है और अभी निर्णायक मोड़ पर है। इसका कारण यह है कि सरकारी स्तर पर बहुत प्रयास हुए, प्रशासनिक स्तर पर प्रयास हुए और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए भी बहुत सारे सामाजिक प्रयास भी हुए। समाज का भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब स्थिति यह है कि जो लोग मुख्य धारा में आना चाहते हैं, सबसे पहले बात तो यह है कि जो लोग पहले चले गए थे, नक्सल हो गए थे, नक्सल आंदोलन से जुड़ गए थे, वो मुख्य धारा में आना चाहते हैं। तो इसमें तालमेल की जो बात होती है, किस तरह से उस पर आगे बढ़ते हैं लोग, कैसे काम करते हैं, उनके लिए क्या क्या सरकार स्कीम देती है और किस तरह से वो मुख्य धारा में आकर फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये ज़रा हम आपसे, चूँकि आप एक जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी आपने फील्ड में जाके काम किया है, तो मैं ज़रा ये समझने की कोशिश करूँगा कैसे काम होता है इस पर। जहाँ तक आपने कहा कि जो नक्सली है हाल के दिनों में कमी आई है, तो ये कहा जा सकता है बिल्कुल निश्चित रूप से कि सरकार की ओर से ये लगातार प्रयास होता रहा है। जब से नक्सलवाद का उदय हुआ, वेस्ट बंगाल में काफ़ी ऑपरेशन हुआ, दूसरे स्टेट में भी काफ़ी ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। इसलिए कि जो होता है, कोई भी मूवमेंट शुरू होता है तो जो चढ़ता जो होता है, जो शुरुआती जो दौर होता है, वो मूवमेंट राइज करता है। तो उस समय लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं और उनको लगता है कि हम जो आंदोलन चला रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो उस तरह से काफ़ी लोग जुड़ते भी रहते हैं। लेकिन मिलिट्री एक्शन, पुलिस एक्शन जो कह सकते हैं आप, वो चलाया गया। तो ये धीरे धीरे वो चलता रहा। इंदिरा गांधी का ज़माना हो या फिर बाद में भी ज़माना हो, मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय भी हुआ, आज की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र में, उनके समय भी। तो आप जो देखेंगे कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कई बार इसको कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट अगर सबसे ज़्यादा कुछ है अभी देश में तो नक्सलवादियों से है। तो इसके बाद जो आज की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, उनके तरफ से भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि भाई नक्सलवाद ख़त्म हो। और एक गवर्नमेंट का एक थीम है आज की सरकार के, केंद्र में जो आज सरकार है, कि भाई जो देश को अगर हम तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो ये सबका साथ मुझे चाहिए। तो सबका साथ चाहिए, सबका विश्वास चाहिए, सबका प्रयास चाहिए। तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो जब केंद्र सरकार, जब नरेंद्र मोदी सरकार ये कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो नक्सली भी हमारे ही भाई बहन हैं। वो नक्सली इसी समाज के अंग हैं, वो भी भारत के ही नागरिक हैं, वो हमारा ही खून है। तो जब वो हमारा एक भाई, हमारा एक अंश, हमारा एक टुकड़ा जब वो भटक जाएगा तो हम कैसे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जो है सो ये महसूस किया गया कि मिलिट्री एक्शन इज नॉट इनफ। सिर्फ मिलिट्री एक्शन और पुलिस एक्शन से अगर किसी समस्या को आप चाहते हैं कि हम ख़त्म कर देंगे तो वो ऐसा संभव नहीं है। वो हॉलिस्टिक अप्रोच भी चाहिए साथ साथ। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि आप जो मिलिट्री एक्शन या पुलिस एक्शन जो कर रहे हैं, तो ये उसको लगना चाहिए कि भाई जो आप एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, हत्या कर देते हैं या बहुत ज़्यादा एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एराइज आपने कर देता है, तो उसी के लिए हम ये करते हैं। सरकार की ओर से ये मैसेज जाना चाहिए। और बाकी लोग जो चाहते हैं, तो हम लोग उसको चाहते हैं कि भाई आप मुख्य धारा में आइए, सरकार आपको सपोर्ट करेगी, अच्छा जीवन आप बिताइए और विकास के रास्ते में आप साथ में रहिए, देश को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। तो दो जो आपका महत्वपूर्ण है, एक है वर्ष 2009 और दूसरा देखिए 2021। तो 2009 और 2021 की बात करें तो हम 1967 से हमने शुरुआत किया, इंदिरा गांधी के ज़माने की बात की, मनमोहन सिंह के ज़माने की बात की और आज की बात मैं कर रहा हूँ। तो अब 2009 में आप देखिएगा कि जो पूरे इंडिया में जो नक्सली की जो घटनाएं हुई, लगभग वो 2258 नक्सली की घटनाएं हुई थी। तो 2009 में आप देखिए पूरे नेशनल लेवल पर। अब वो घट करके 2021 में उसकी संख्या जो है सो वो 509 पर आ गई। तो आप देखिए कि कितना कमी हुआ। दूसरी बात, अगर नक्सली वारदात में मारे गए लोगों की संख्या, तो 1000 से ऊपर मारे गए 2009 में जी। तो अब जो है सो 2021 में जो नक्सली वारदात में मारे जाने वाले लोगों की संख्या जो है वो हो गया घट करके 147। तो काफ़ी कमी आया।
नेशनल लेवल पर। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में भी काफ़ी कमी आया है। तो बिहार में अगर आप जो है सो आप देखिएगा इधर 5 साल में अगर आप देखिए 2017 से 2022 तक की बात करेंगे तो 2017 में और 2022 में, तो 2017 से लेकर के 2022 तक जो 2 मुख्य चुनाव हुए, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हो, तो हम लोग एक जर्नलिस्ट के रूप में हम लोग को इलेक्शन कमीशन से और जो बिहार के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं तो हम लोग का बड़ा क्यूरियोसिटी रहता था पहले 2017 के पहले, और आज भी हम लोग पूछते हैं इस बात को। तो अब 2004, 2005, 2009, 2010 जो चुनाव होते थे तो उसमें इलेक्शन कमीशन की ओर से मतलब हम लोग को बताया जाता, तो हम लोग पूछते भी थे कि नक्सल प्रभावित इलाके में क्या विशेष इंतजाम किया गया। जी। तो उसमें था कि आपका सब जगह वोटिंग 5 बजे शाम तक होगा, जो नक्सली इलाका है वहाँ 3 बजे शाम तक वोटिंग होगा। उसके बाद पूरा स्पेशल जो है सो ज़्यादा कंपनी को डिप्लॉयमेंट किया गया है, हेलीकॉप्टर से उसका सर्विलेंस किया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं होती, इस तरह का प्रिपेयर्डनेस होता था। उस प्रिपेयर्डनेस के बाद भी देखा जाता था कि कुछ ना कुछ वारदात हो जाते थे। हाँ, तो वो वारदात क्या है कि मान लिया कि हम लोग ने शाम को 5 बजे, आपको भी याद होगा 5 बजे हम लोग लिखते थे कि पोलिंग पास्ड ऑफ पीसफुली, शांतिपूर्वक मतदान हो गया। 5 बजे के बाद क्या हुआ था कि जो पुलिस पार्टी बैलेट पेपर को लेकर के बैलेट बॉक्स के लेकर लौटती थी, उस समय नक्सली हमला कर देते थे। बैलेट बॉक्स लेके भाग गए, कुछ उसमें पुलिसकर्मी शहीद हो गए, एनकाउंटर हुआ। तो इस तरह का हुआ था। और 2005 का जो 2 बार बिहार विधानसभा में, बिहार में 2 बार चुनाव हुआ, मार्च और अक्टूबर नवंबर। तो जो दूसरी बार बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ 2005 में, तो उस समय तो हद हो गया। हम लोग भी उस समय शांत थे कि भाई अच्छा से चुनाव बीत गया, जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ, नक्सली ने, ये तो अति हो गया कि जेल पर अटैक करना और जेल को तोड़ फोड़ करना और वहां से नक्सलियों को भगा ले जाना। तो ये कितना मतलब अति बिहार में या बाकी जगह भी। तो इस तरह से अब, लेकिन अब जो है सो तो ये कहा जा रहा है कि अब काफी जो है सो आपका कम हो गया है। अब आप अगर 2022 की बात की जाए तो कुल मिलाकर के मात्र 13 बिहार में नक्सली वारदातें हुई हैं। उसमें 7 वारदात ऐसे हुई है जिसमें पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ है। समझिए कि 3 नक्सली मारे गए हैं, कोई पुलिसकर्मी या कोई सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज शहीद नहीं हुए हैं। और लगभग 172-173 नक्सली ने समर्पण किया है या उनको अरेस्ट किया गया। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और प्रशासन भी इस बात को अब स्वीकार करने लगा है कि वो जो लगभग 20-21 जिलों में, बिहार के 21 जिलों में जो नक्सल मूवमेंट थे वो ज़्यादा होते थे, वो अब सिमट के 3-4 जिलों तक सीमित हो गए हैं। और वहाँ भी नगण्य है, भूमिका उनकी ऐसी है कि अब धीरे धीरे लगभग खत्म हो रही है। इसमें निश्चित तौर पर वो जो लोग समझ रहे थे कि ये हम गलत धारा में चले गए हैं, गलत जगह पे चले गए हैं, वो वापस लौट के आए हैं। उनको लेके उनको वापस लौटने के पहले उनके मन में बहुत दिक्कतें थी कि पता नहीं क्या होगा, सरेंडर करने के बाद हमारा जीवन यापन कैसे होगा, किस तरह हम रहेंगे। लेकिन उनको जब रिहेबिलिटेट किया गया, उनको ज़मीन दी गई, उनको खेती के अवसर दिए गए, उनके घर परिवार की सुरक्षा दी गई, तो ये इस तरह से जो सामाजिक प्रयास होने चाहिए थे वो भी हुए। प्रशासनिक स्तर पे प्रयास हुए, सरकारी स्तर पे प्रयास हुए। यानी अब दृश्य बदल रहा है। अब बिल्कुल लोग मुख्य धारा में शामिल होकर देश और समाज के विकास में लगे हैं। तो ये जो चेंज हुआ, इस चेंज को स्वीकार करने में, समाज को एक्सेप्ट करने में, या उन लोगों को समाज के मुख्य धारा में आने में किस तरह की दिक्कत आई होंगी, या उन दिक्कतों को कैसे काबू पाएगा, जरा ये नजरिया हम समझना चाहेंगे आपसे। ये मैं शुरुआत में ही कहा कि कोई भी आंदोलन शुरू होता है तो जब काफ़ी दिन तक वो आंदोलन चलता है तो उसके कई रूप सामने आते हैं, तो बदलाव भी होता है। तो अब जब इतना 1967 से चला, इतना दिन के बाद भी, तो अब एक तो नक्सली जो विचार के लोग हैं या जो नक्सली की ओर जो आगे बढ़ रहे थे, तो उन लोगों के मन में ये बात आई कि इससे कोई विशेष फायदा नहीं है। और जो आप ये कहिए कि 1967 में जो लोग थे उनका जो माइंडसेट है और आज 2023 के लोग हैं उनका जो माइंडसेट है, तो उस माइंडसेट में भी काफ़ी परिवर्तन है। और उस समय की जो परिस्थिति थी
और आज की जो परिस्थिति है वो काफ़ी बदल गया। तो उस समय फ्यूडलिज्म का बात था, लोग हुआ था कि भाई तंग किया करते थे, तो लोगों में आक्रोश था। वो सब सारी बातें बदल गई हैं। तो आज अगर आप देखिएगा कि सरकार की ओर से कई स्कीम लागू किए गए हैं, जो मतलब अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री एक्शन, पुलिस एक्शन की रिहैबिलिटेशन की जो आप बात कर रहे हैं, तो सरकार ने जो कई स्कीम लागू की हैं उसके उनके वेलफेयर के लिए कि भाई आपको जो एक उसका दो अप्रोच है। एक तो है कि आप जो नक्सली प्रभावित इलाका है, जो आपको जो प्रभावित इलाका वो काफ़ी बैकवर्ड इलाका है, तो कहाँ वहाँ पर जो नक्सल गतिविधियाँ हैं तो उसको अगर हम एज होल वो नक्सली प्रभावित है, उसमें कुछ लोग नक्सली हो सकते हैं, ज़्यादातर लोग नक्सली नहीं है, वो दो बात है। लेकिन उस एज होल उस पूरा इलाका, गांव, जिला, ब्लॉक जो भी है, तो उसको सरकार की ओर से एक विशेष योजना चला करके ध्यान दिया गया कि हम वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, वहाँ पर अच्छी सड़कें बनाई गई, अच्छी कनेक्टिविटी बनाई गई, और जो अस्पताल दिए गए, स्कूल दिए गए, और आपका जो आजकल जो मोबाइल का है, मोबाइल कनेक्टिविटी जो है सो आपका कि आप बात हम कह सकते हैं कि विकास की किरणें जो है, विकास की किरणें वहाँ पहुंची, और शायद इस कारण भी तो उसका लोग को असर हुआ। दूसरी बात है कि वहाँ पर कई जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, तरह तरह के जो रोजगार देने वाले, उसको फोकस किया गया कि वहाँ उसको अच्छे से लागू किया जाए ताकि लोग को उसका फायदा दिखे। आखिर नक्सल क्या करते हैं? सरकार को उसका तो सीधा कि सरकार के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफिसेज को अटैक करो, रेलवे को अटैक करो, ट्रैक को अटैक करो, तो वो सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हैं लोग, सरकार को उनका विरोध करते हैं। तो जब वो एक मैसेज चला जाए कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तो नक्सली जो अपने को तरफ जो आकर्षित करने की कोशिश करते हैं नए नए लोगों को, वो बंद हो जाएगा। उसके बाद जो पहले से नक्सली हैं उनको सरकार की ओर से ये कई स्कीम जो आप बता रहे हैं कि भाई उसको वेलफेयर पैकेज है कि अगर कुछ नक्सली आप सरेंडर करते हैं तो उसको सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है। वो वित्तीय सहायता किस रूप में होती है कि आपको कुछ सर्टेन अमाउंट है वो आपके नाम से डिपॉजिट किया जाएगा, आपका 2 साल 3 साल वो एडमिनिस्ट्रेशन तय करती है कि आपकी गतिविधि को देखा जाएगा कि आप डिसिप्लिन है, आपका अच्छा व्यवहार है, आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में फिर नहीं है, तो फिर आपको वो पैसा दिया जाता है ताकि आप अपने पैर पर खड़े हो, अपना जीवन यापन कर सके, अच्छा कर सके। उसके बाद आपका ट्रेनिंग भी दिया जाता है। वो ट्रेनिंग है कि स्किल डेवलपमेंट है कि आपका किस तरफ स्किल है। ऐसा नहीं है, भगवान ने हर मनुष्य को जैसो गुण दिया कुछ न कुछ। हर ये तो एक कहा जा सकता है कि एक मतलब खूबसूरती है कि इस धरती पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको भगवान ने ऐसा कोई गुण नहीं दिया है जो अलग बाकी लोगों से अलग हो और दुनिया में वो कुछ कर सकता है। तो उसको पहचान कर उसके क्या कहते हैं झुकाव को देख करके और उसके चाहत को देख करके उसको स्किल डेवलपमेंट दिया जाता है और फिर वो लोग अपने जीवन यापन करते हैं। और जो कहा जाता है ना कि ये 135 से 140 करोड़ का जो देश है, तो 140 करोड़ का जब देश है तो उसमें नक्सली हैं, जो भटके हुए लोग हैं वो भी हैं। तो जब 140 करोड़ एक साथ होगा और विकास के रास्ते पर एक साथ बढ़ेगा तभी देश तरक्की करेगा और देश मजबूत होगा। इसलिए हम लोग का भी प्रयास होता है, हम लोग भी अपने स्तर से करते हैं, एक मीडिया पर्सन होने के नाते भी करते हैं, सरकार भी करती है, और भी जितने भी संगठन है, जो भी इंटेलेक्चुअल्स है या सोशल वर्कर है, सभी का ये प्रयास रहता है कि भाई मुख्य धारा में शामिल होइए, अपने जीवन को संभालिए, देश को संभालिए, अपने तरक्की कीजिए, देश को तरक्की कीजिए। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। ये जो मीडिया की बात की आपने, जब इस तरह की घटनाएं सामने आई, मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची कि भाई वो इस तरह का नक्सल था और वो वापस आया और उसके परिवार को ये लाभ हुआ, उसको लाभ हुआ और सोसाइटी में भी उसकी इज्जत बढ़ी, सब तरह से उसको लोग सम्मान देते हैं, यानी भेदभाव नहीं हुआ। तो ये बात जब मीडिया में गई, लोगों को पता चला, तो इससे वो लोग ही प्रभावित हुए जो नक्सल मूवमेंट में शामिल थे, उनको भी प्रेरणा मिली कि वो मुख्य धारा में आएंगे तो एक सब नागरिक की तरह, एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन यापन कर सकते हैं और उनको सरकार, समाज सब सपोर्ट करेगा। तो ये जो इस तरह की जो मीडिया की भूमिका थी, निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि सबकी भूमिका होगी, सोसाइटी की होगी, सरकार की होगी, पुलिस की होगी और मीडिया की भूमिका होगी। तो मीडिया की भूमिका से अगर हम बात करें तो इस तरह की गतिविधियों को और अब
जैसा कि अब हम देखते हैं कि लगभग लुप्त प्राय हो सकती है नक्सल समस्या हमारे देश से, और बहुत सही दिशा में ये कदम है सरकार का। और हाल के वर्षों में जिस तरह से गिरावट आई है उसमें अब लोग समझ रहे हैं कि ये गलत धारा थी और हम वापस आना चाहते, आ गए हैं लोग। तो अब जो मीडिया की भूमिका इसको लेकर कि अब कैसे ये लोग अपनी मुख्य धारा में भूमिका निभा सकते हैं, उसमें आपको क्या सकारात्मक किस ढंग से लगता है? कैसे सरकार को कोऑपरेट कर सकते हैं, या सरकार कैसे मीडिया से मदद ले सकती है? मीडिया की भूमिका हमेशा सकारात्मक रही है जी। नक्सल कोई भी समस्या हो, समाज को खतरा करने वाले, विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले कोई भी तत्व हो, तो मीडिया की भूमिका हमेशा सकारात्मक रहती है कि वो इस तरह की गतिविधि ना करे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो नक्सली समस्या है, तो जहाँ जहाँ सरकार की योजनाएं, जिस नक्सल प्रभावित इलाके में सरकार की योजनाएं चल रही हैं, तो एक मीडिया पर्सन होने के नाते, एक न्यूज़मैन होने के नाते मेरा ये प्रयास रहता है, और हम लोग इस स्टोरी को देखते हैं कि जहाँ जहाँ नक्सली समस्या, एक समय में आप देखिए, अगर बिहार की बात कीजिए तो गया, आपका जहानाबाद, औरंगाबाद, उधर जमुई, मुंगेर, लखीसराय जी। तो ये सब एक समय में समझिए कि पूरी देश में मतलब एक बदनामी थी इन क्षेत्र की कि भाई वहाँ तो नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है। और मुझे याद है कि ये 15 अगस्त के एक दिन पहले एक नक्सली वारदात हुई थी जहानाबाद में, और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उन्होंने कहा था कि जहानाबाद की घटना जो हुई है, पूरे देश का सर जो है सो शर्म से झुक जाता है। तो वो एक जमाना था। आज का जो बात है कि वो सब अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, जो आप कह रहे लुप्त प्राय। तो हमारा ये है कि जो अब सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं, तो हम लोग पॉजिटिविटी दिखाते हैं कि जो नक्सली परिवार, जो नक्सली जो अच्छे जीवन जी रहे हैं, तो कैसे बदलाव हुआ, उनके बाल बच्चों में कैसे बदलाव हुआ, उस इलाका में कितना विकास हुआ। और वहाँ जो शाम के बाद सन्नाटा हो जाता था, कुछ खटखट हुआ रात में, कोई पक्षी भी उड़ गया तो लोग डर से समझते थे कि लगता है कि फिर कुछ नक्सल प्रभावित हो गया, कुछ नक्सल अटैक होगा, इस तरह की बात होती थी। अब वो काफ़ी शांति है। और जो वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि भाई शांति से ही विकास हो सकता है। जी बिल्कुल। जब तक शांति नहीं होगा, सरकार का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। तो नक्सली जब तक अब लगभग लुप्त प्राय है। और एक तो भारत सरकार ये घोषणा कर चुकी है कि बिहार तो लगभग नक्सल से मुक्त हो गया है, मतलब कि पहले वाली बात नहीं रह गई। अब जो कुछ जगह है तो सरकार का कहना है कि वो जो पहले था कि एक आइडियोलॉजी बेस्ड नक्सलिज्म, वो आइडियोलॉजी बेस्ड नक्सलिज्म लगभग अब समाप्त हो गया। अब जो कुछ छुटपुट नक्सली रह गए हैं, तो वो अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं कर रहे हैं, वो अब सिर्फ वो वसूली, रंगदारी, इस तरह से वो जुटे हुए हैं, और वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। अब उस समस्या का भी जो है, इसलिए कि अब जो उनका जिसको कहते हैं ना रीढ़ को तोड़ दिया गया है। और जो लोग इसमें अभी भी हैं, तो वो अब हिम्मत नहीं है उनको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने का, और धीरे धीरे जो एक्सटोर्शन करते हैं वो पकड़े जा रहे हैं। तो इस प्रवृत्ति को भी अब कम हो रही है। और एक तरह से देखिएगा कि नक्सली अब लगभग जैसो मुख्य धारा में आ रहा है और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। और एक इस प्रोग्राम में और एक जर्नलिस्ट होने के नाते हम कहेंगे कि जो हर धर्म में ये कहा जाता है कि जो हम लोग जो है, मनुष्य जो तन है बहुत भाग्य से मिलता है। और अगर आपको मनुष्य तन मिला है, आप जैसो गॉड कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, जीसस क्राइस्ट कहें, जो भी कहें, जिसके आशीर्वाद से जिस धर्म के लोग हों, इस मनुष्य मतलब आप मनुष्य हैं, इसमें मनुष्य तन में आपने जन्म लिया है, तो आपने योगदान कीजिए, अच्छे से जीवन बिताइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी ये क्राइम होते हैं, नक्सल क्राइम, वो लोग यंग होते हैं, प्राइम टाइम। तो आपका प्राइम टाइम जो है सो इस गतिविधि में बीत जाए तो ये बहुत दुखद है। आप अपने प्राइम टाइम को, अपना जीवन को अच्छा संभालिए, आपका ही जीवन बर्बाद हो जाएगा।
तो आपके बच्चे जीवन बर्बाद हो जाएंगे, आपकी कई पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, देश और समाज को नुकसान होगा, वो तो अलग बात है। अपने जीवन को संभालिए, अपने पीढ़ी को समझिए, समाज को कुछ इस धरती पर आए हैं, समाज को कुछ दे के जाइए, देश को कुछ दे के जाइए, ताकि लोग आपको, गांव जवार लोग आपको याद रखें, दुनिया याद रखे। हमारा इस मंच से और एक पत्रकार होने के नाते सभी नक्सलियों से, या सभी लोग भटके हुए हैं, सभी जो भटके हुए इस तरह से जो राही कर सकते हैं, वो जो भटक गए हैं, वो हम इस 140 करोड़ के लोग जो हैं सभी विकास के पथ पर राही हैं, लेकिन जो भटके हुए राही हैं उस भटकाव को छोड़िए और मुख्य धारा में आइए। और इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अपील है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इसको सफल बनाएं और देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाएं, एक सर्वोच्च शक्ति बनाएं। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुख्य धारा में और सुंदर भारत बनाए। तो ये जो भटके हुए लोग हैं जो धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं, उनके कारण बाकी लोग लौट रहे हैं और समाज का जो स्वरूप है, समाज का जो दृश्य है, समाज का जो चित्र है, वो बदल गया है और सब लोग मिलकर विकास की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं और उसका चतुर्दिक विकास हमें दिख रहा है, चाहे वो बिहार का मामला हो या अन्य प्रांत का हो, पूरे देश का मामला हो। और ठीक कहा आपने कि जब 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी देश जो है आगे बढ़ेगा, और देश जो दुनिया को जिस ढंग से वो देता रहा है सदियों से, वो आज भी एक नेतृत्व देगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने सभी दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं कमलकांत जी कि आपने बहुत अच्छी बातें, बहुत सुलझे हुए ढंग से एक ज़मीन पर काम करके जो कार्यकर्ता एक पत्रकार के रूप में उभरता है, जो चीज़ों को देखता है, उसको आपने सही ढंग से व्यक्त किया। धन्यवाद, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, हम लोगों ने कमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और आप सबका भी धन्यवाद करते हैं कि आप सब डीडी बिहार के साथ बने रहते हैं और लगातार देखते रहते हैं। तो आगे भी देखते रहिए डीडी बिहार। लेकिन इससे पहले हम इस कार्यक्रम को यहीं पे संपन्न करना चाहते हैं। ये कार्यक्रम नक्सल आधारित समस्या पर आधारित था और किस ढंग से हमने देखा कि कैसे बिहार में नक्सल धीरे धीरे सिमट गया है, सिकुड़ गया है, और उसका सारा श्रेय उन लोगों को भी है जो मुख्य धारा में वापस आए हैं और उस समाज में किस ढंग से अच्छे से समायोजित करके समाज को, देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए जुटे हुए हैं। तो चलिए, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।